everyone, this is Minku Nan, and in this our video we will be covering our chapter 9 from grade 12 business studies book, which is your financial management chapter. अभी से पहले के पार्ट ए के सारे 8 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं. अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे. तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, जो कि है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर तो है ही, साथ ही साथ में बच्चों को बहुत टफ लगता है. और इसका एक जेन्युइन रीज़न भी है, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है. पार्ट ए जो था आपके बिजनेस स्टडीज़ के बुक का, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट के फंक्शन पे ही फोकस कर रहा था, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाते हैं कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये सब आपको क्लियर हो जाता है. बस थोड़ा बहुत हर चैप्टर के अंदर आप डिटेल पढ़ते हो. लेकिन यहाँ अलग चल रहा होता है. यहाँ सिचुएशन अलग क्यों है? क्योंकि आपको एक नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया जाता है. फाइनेंसिंग जैसी टर्म्स, जो डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं, किस तरीके से एक्चुअली बिजनेस रन होता है, वो सारी चीज़ें आपको पार्ट बी में कवर कराई जाती हैं. और ज़्यादातर आपको पार्ट बी में मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर को कैसे समझना है, मार्केट में कैसे एंटर करना है, फाइनेंस कैसे रेज करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे समझाई जाएंगी. इसीलिए आपको चैप्टर टफ लगता है, तो दिस इज़ नो नॉर्मल थिंग, ये हर बच्चे के साथ होता है. अब बात आती है कि चैप्टर को इजी कैसे बनाएं. चैप्टर को इजी बनाने के लिए ना बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमें स्टार्ट करना है. ठीक है. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वी नीड मनी, वी नीड पैसा. ठीक है, फंड चाहिए होते हैं. अब थ्रू आउट दिस चैप्टर ना हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे हाथ में पैसा, पहली बात तो आएगा कहाँ से, अगर आया तो मैं उसको इन्वेस्ट कहाँ करूँ, और अगर मैं उसको इन्वेस्ट भी करने वाली हूँ तो उससे मुझे कितना मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर कि क्या कुछ रिटर्न आने वाला है, कितना मेरी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है, उस पर रिस्क कितना हो सकता है. तो हर चीज़ को ना आपने इवेल्युएट करना है. तो इस चैप्टर को समझने सबसे पहले आपने ये अज्यूम करना है कि आप ही वो बिजनेसमैन हो जो इस वक्त अपना बिजनेस रन करने के लिए हर तरीके के डिसीजन जो है यहाँ पे लेने वाला है. जब तक आप ये अज्यूम नहीं करोगे ना, तब तक आप इस चैप्टर से कनेक्ट नहीं करोगे. ठीक है. कोशिश करूंगी पूरी तरह से कि आपको कभी बीच में बोर ना होने दूं, और साथ ही साथ जो है आप रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपको लेकर चलेंगे, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा बेटर यहाँ पे मिल जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले चैप्टर 9 है ये हमारा. हमें समझना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है. क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका एक कंसेप्ट है. ठीक है. किस चीज़ का कंसेप्ट है ये कंसेप्ट है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एक्वायरमेंट एंड यूसेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. जैसा कि मैंने अभी आपको बोला भी कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना है कि मुझे बस पैसा जो है मिल जाए कैसे भी. ठीक है. क्योंकि मैंने बिजनेस अभी ओपन किया है, मेरा अभी मेरा छोटा सा मैंने शॉप कहीं ना कहीं मैंने आउटले अभी ओपन किया है, तो मुझे सिर्फ पैसा चाहिए नहीं. आपने सिर्फ उसको एक्वायर नहीं करना, बल्कि आपने उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी देखना है. तो क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, इट रेफर्स टू द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एक्वायरमेंट फर्स्ट एंड देन यूसेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. पहले आपने एक्वायर किया फंड को, और उसके बाद आपने कोशिश करी कि मैं इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है यहाँ पे कर पाऊँ. ठीक है. इज दैट क्लियर? होता क्या है बिजनेस फाइनेंस? हम सबको पता है, बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए दैट इज अवर बिजनेस फाइनेंस. यानी कि अगर मेरी घर की किसी लॉकर में आपने पैसा रखा हुआ, जो जनरली इंडियंस की हैबिट भी होती थी उस टाइम पे, कभी आज के टाइम में थोड़ा चेंज हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट के आने के बाद, और जिस तरीके से हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है रेट, तो थोड़ा चेंज है. लेकिन अदरवाइज अगर मैं बोलूँ कि क्या मेरी पॉकेट में रखा हुआ पैसे को क्या मैं कंसिडर कर सकती हूँ बिजनेस फाइनेंस, तो जवाब क्या होगा? सर, आंसर इज नो. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पैसा आपके बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट हो रहा होगा दैट इज ओनली अवर बिजनेस फाइनेंस. ठीक है. तो जब भी अगर आप, वैसे एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आपसे पूछा जाएगा कि बिजनेस फाइनेंस क्या है, बट स्टिल, so money required for carrying out the business activity is called business finance. okay. नेक्स्ट आता है कि रोल क्या है, मतलब ये चैप्टर में पढ़ना क्यों है. देखो भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है. आपने चैप्टर इसलिए पढ़ना है क्योंकि कल को आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप मेजर डिसीजन क्या करते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है. ठीक है. ये तो जनरल सी बात है. अगर मैंने अपना बिजनेस रन करना है और मुझे यही नहीं पता मुझे कहाँ पे कैसे कितना क्या एसेट खरीदनी है, क्या मेरे यहाँ पे मैं पैसा स्टॉक से उठाऊँ, स्टॉक मार्केट से उठाऊँ, या मैं किसी से लोन लेकर आऊँ, लोन लेने के लिए भी डिवेंचर इशू करूँ या बॉन्ड इशू करूँ, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको चाहिए ही ना. तो चैप्टर का रोल भी किन बातों से क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले आपको ये बताएगा कि कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है मेरे बिजनेस की एसेट्स का.
मैं अपना पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट कहाँ करने वाली हूँ। आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास 2 टाइप के एसेट रहते हैं, करंट एसेट होती है और नॉन करंट एसेट होती है ना। तो आपका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि अपने नॉन करंट एसेट में कितना पैसा डाला हुआ है और करंट एसेट में आपका कितना पैसा डाला हुआ है, ठीक है। देन द क्वांटम ऑफ करंट एसेट एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश। अगर मेरी करंट एसेट भी है तो उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कैश कितना है, उसमें डेटर्स कितने हैं, उसमें इन्वेंट्री कितना है, तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे पता लग जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। देन अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड टू बी यूज। अब अगर ये जो नॉन करंट और करंट एसेट मैंने आपको बताई, इनको अगर मुझे एक्वायर करना था, पहले आपने कॉम्पोजिशन रेडी किया होगा कि भाई देखो मुझे ट्रैक्टर चाहिए, मुझे बिल्डिंग चाहिए, मुझे प्लांट चाहिए, मुझे इक्विपमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, मुझे साथ के साथ कैश भी चाहिए होगा, मुझे चेकबुक भी चाहिए होगी, ये सब आपने क्वांटम डिसाइड कर लिया। अब ये पैसा, ये चीज़ें लाने के लिए आपको पैसा एक्वायर कहाँ से करना है, क्या आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, क्या आप डेट फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो वो सब चीज़ें भी, डिसीजन मेकिंग भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर क्लेरिफाई कर देगा फिर से, ठीक है। एंड ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी, ये आपका थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट सिमिलर ही है, क्योंकि पहले में बात कहा जाता है कि जब आप फंड रेज करोगे तो आप किस तरह के फंड रेज करने वाले हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज करने वाले हो या आप शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज करने वाले हो। जबकि फोर्थ पॉइंट आपको बता रहा है कि अगर मान लो मैंने सोच भी लिया कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी ज़्यादा फंड चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी के लिए इतनी नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म भी कहाँ से आएगा, क्या वो इक्विटी फंड से आएगा या फिर वो आपका डेट फंड से आएगा, वो भी आपने देखना है, ठीक है। देन आपके जो इंटरेस्ट होंगे, एक्सपेंस होंगे, मतलब पूरे डिटेल आपको चैप्टर के रिगार्डिंग, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के से आपका जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, जितनी भी रिकॉर्ड, जितना भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल सकता था, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये है चैप्टर का क्रक्स, क्या है फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन है क्या, देखिए फाइनेंस फंक्शन इज कंसर्न विद 3 ब्रॉड डिसीजन। आपको ना पूरे चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन क्या है। तो फाइनेंशियल डिसीजन हमारे 3 होते हैं। मैंने अभी अभी आपको कहा कि आपने सिर्फ पैसे को एक्वायर नहीं करना, ठीक है। जब आप एक्वायर करते हो ना, आप सबसे पहले पैसा आपके बिजनेस में आएगा, आपने एक्विजिशन किया, इस डिसीजन को हम बोलेंगे फाइनेंशिंग डिसीजन, ठीक है। जब आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट हो गया मेरे पास फंड, अब मैं इसको छोटा छोटा अपने सारी एसेट्स में डालने वाली हूँ, वो आपका होगा इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देन लास्ट में अगर मैंने ये पैसा लगाया था और कहीं ना कहीं से रेज किया था, कुछ ना कुछ तो रिटर्न आने वाला है मेरा, अब उस रिटर्न का मुझे क्या करना है, ये आपका रहेगा डिविडेंड डिसीजन। तो ध्यान रखिएगा, आपके फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर 3 डिसीजन आते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और आपका डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। सबसे पहले आपने पैसे को एक्वायर करना है, फिर आपने उसको डिसबर्स करना है, यानी कि एलोकेट करना है अपनी एसेट्स के अंदर, एंड देन व्हेनेवर यू विल गेट हैव सम रिटर्न इन द मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, और आपका प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो रहा है, तो उसके बाद उसका क्या करना है वो भी आपने यहाँ पे डिसीजन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग? वही होती है बच्चों जो आपने इकोनॉमिक्स में भी एक चैप्टर आप लोग जनरली पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट बजट। तो बजट गवर्नमेंट का होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बजट का, अगर वही चीज़ हम लोग करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, बिजनेसमैन अगर बजट बनाएगा तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाएगा, ठीक है। सो होता क्या है, सो इट इन्वॉल्व्स, क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स preparation of financial blueprint of an organization, and it is the process of estimating the fund requirement of a business and determining the possible source from which it can be raised। पूरी की पूरी वही डेफिनेशन है कि पहले तो मैं ये देखूं पैसा रेज कहाँ से कर सकती हूँ, फिर मुझे ये भी देखना है, पहले सॉरी यहाँ से नहीं, पहले हमें देखना है एस्टिमेशन लगाना है कि मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। एस्टिमेशन करने के बाद आपका दूसरा काम कि मैं इसको पैसे को लेकर कहाँ से आऊँ, और अगर मैंने ये पैसा कल को ले भी आई, मैं इसको रेज कर भी लूँगी, तो जो मेरा रिटर्न आने वाला है उसका मुझे फ्यूचरिस्टिकली क्या करना है, यही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। इसका जब आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए टाइप्स कैसे हो सकती हैं, अगर मेरा बजट जो है मैंने बनाया है वो सिर्फ 1 साल के लिए बनाया है, वो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और अगर यही चीज़ मैंने यूजुअल मोर देन 1 ईयर के लिए की है या 3 to 5 ईयर के लिए की है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कह सकते हैं। बाय द वे बीच में एक मीडियम टर्म प्लानिंग भी हो सकती है, जिसको आप 1 से 2-3 साल के बीच में रख सकते हो, बट हमारी बुक्स में ऐसा कुछ है नहीं, एनसीईआरटी के ग्रेड 12 तक। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकती है और आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। क्या है प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, क्या होंगे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि मुझे पहले ही पता लग जाएगा कि मेरे पास पैसा होने भी वाला है कि नहीं। जो मैंने इतना बड़ा सपना देख लिया है कि मुझे बिजनेस रन करना है, उसको चलाने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड, जब टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली आप लोग एग्जाम में भूल जाते हो। क्या है, आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरे पास पैसा है कि नहीं, आपने ये भी देखना है कि क्या वो मेरी जो नीड है उसको मैच कर रहा है या उससे ऊपर या नीचे है। देखो दोनों सिचुएशन गलत होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो आपको लगेगा अरे वाह बहुत सही है। कहीं ना कहीं आप पैसा मार्केट से ही रेज करने वाले हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने इक्विटी मार्केट से उठाया तो आपने वहाँ पर डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि ना ही तो आपने मैक्सिमाइज रखना है ना ही आपने मिनिमम की तरफ जाना है। आपने क्या करना है, एट पार रखना है, ठीक है। तो ये देखना कि क्या अननेसेसरीली तो नहीं हमने रेज कर लिया है फंड्स को। देन फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प करता है बच्चों फोरकास्टिंग करने में। बिल्कुल फोरकास्टिंग होती है, आप कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए ही तो एस्टिमेशन लगा रहे हो। तो जब आप फ्यूचर के लिए एस्टिमेट लगा रहे हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, तो ये फोरकास्टिंग हुई तो हुई, ठीक है। इट अवॉइड अनसर्टेनिटीज। देखिए वैसे तो आप कभी भी अनसर्टेनिटीज को आप कभी भी यू कैन नॉट ब्रिंग इट टू जीरो, कैन नेवर हेल्प। बट एक चीज़ हम कर सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं। और प्लानिंग के जरिए ना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अगर कुछ भी हुआ तो वी आर रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो एक प्रिपेयर्डनेस जो होती है ना, जो अडेप्टेबिलिटी होती है, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको उसी चीज़ के लिए रेडी करता है कि फ्यूचरिस्टिकली कुछ भी गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तो आप उसके लिए रेडी रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है बिल्कुल, आज आप प्रेजेंट को अपने फ्यूचर से रिलेट कर रहे हैं। अपने आज की रिक्वायरमेंट को कहाँ से आप उसको मैनेज करने वाले, वो सब चीज़ें आप यहाँ देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन तो यहाँ पे बढ़िया सा हो रहा है। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस वेस्टेज। अभी पहले पॉइंट भी हमने यही देखा था कि आप अननेसेसरी पैसा तो नहीं रेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप बहुत सोच समझ के प्लानिंग कर रहे हो। यानी कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे जो है फलाने फलाने बिल्डिंग कहाँ कहाँ खरीदनी है, उसमें क्या क्या मेरा प्रोजेक्ट होगा, कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल आ सकता है। तो जब इतना कुछ प्लान चल रहा है तो चांसेस आर वेरी लेस कि आपका कोई ना कोई वेस्ट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आप कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है इजी इवेल्युएशन। थोड़ा सा इवेल्युएट करना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी रहता है यहाँ पे। इवेल्यूशन का मतलब है कि आप अपने परफॉर्मेंस को जज कर पाओगे। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये तो सोचोगे ना कि मैं अगर इस फील्ड के, इस इंडस्ट्री के इस फील्ड में मैं जा रहा हूँ तो मेरा कम से कम आप मान के चलिए 10% रेट ऑफ रिटर्न तो आ ही जाएगा, या ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे 6% रेट ऑफ रिटर्न तो आ ही जाता है। तो रिटर्न आपके दिमाग में होता है, तो कहीं ना कहीं आप इवेल्युएट कर चुके हो, आप सोच चुके हो कि ये रिजल्ट आने वाला है, तभी आप उसके लिए आप अपना स्टेप्स लेते हैं। और क्या है, ये था थोड़ा सा रिपीट ही हो रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल प्लानिंग ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, ठीक है। फोरकास्टिंग पॉइंट में हमने देख लिया था। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फाइनेंशियल डिसीजंस के साथ रिलेट करता है। ये दोनों डिसीजन होते क्या हम आगे पढ़ेंगे। इट इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, ये भी आपका रिपीट ही हो रहा है। अब आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ से आपका एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग वैसे तो 11वीं क्लास में पढ़ के आए थे, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ा तो भी यहाँ पे देख लीजिए। पैसे को रेज करने के ना दो तरीके होते हैं। क्या, या तो आप मार्केट से इक्विटी फंड उठा लीजिए, जिसको हम ओनर फंड भी बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं, ठीक है। और ग्रेड 12 में तो हम इसको शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास पैसे को रेज करने का, पैसा वर्ड भी गलत है आपके लिए, फंड आपको बोलना चाहिए। फाइनेंस रेज करने का या फंड रेज करने का आपके पास जो है दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, ओनर फंड या फिर इक्विटी फंड। और दूसरा आपके पास क्या फंड का तरीका होता है, दैट इज योर डेट फंड। डेट मतलब आपने बोरोड फंड, यानी कि उधार का पैसा आप लेकर आए हो, ठीक है। बेटा इनका जो आपका प्रपोर्शन है, इनका जो प्रपोर्शन होता है उसी को आप बोलते हो कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Capital structure refers to the proportion of debt and equity used for financing the operation of a business। एक बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन थिएटर में नहीं बैठ जाना, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे जो आपका डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं। सो अपने बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए आपको जितना इक्विटी फंड और जितना बोरोड फंड, उनका जो प्रपोर्शन आपने डिसाइड किया है, दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक। देन इसे एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स और द कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड सच एज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, आपका लॉन्ग टर्म लोन, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ओनर फंड को हम इक्विटी फंड कहते हैं और बोरोड फंड कहते हैं एज अ डेट को। चलिए अब कैसे कैसा कॉम्पोजिशन अब बना सकते हैं। अभी मैंने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन है, प्रोपोर्शन है, कि कितना पैसा उधार का लेने वाली हूँ, कितना पैसा मैं अपना खुद का ओनर का होगा। तो इसमें क्या क्या चॉइसेस आ सकते हैं, तो ये सारी चॉइसेस आपके पास हो सकते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इतना रेलिवेंट नहीं है, आप ठीक लगे तो पढ़ लेना।
मतलब यही चांस है। देखा, एक बार देख ही लेते थे, या तो आप थोड़ा का पूरा पैसा जो है इक्विटी फंड से यानी कि खुद के फंड से को आपसे रेज कर सकते हो सकता है इक्विटी के साथ साथ आप प्रेफरेंस शेयर्स भी ले लो, हो सकता है इक्विटी के साथ आप डिवेंचर ले लो, या फिर तीनों ही ले लो, या इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर के साथ साथ कहीं और किसी इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, कमर्शियल बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, कहीं से भी आप लॉन्ग टर्म लोन भी रेज कर सकते हो। अब हम देखते हैं डेट वर्सेस इक्विटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे रिपीट भी हो रहा है क्योंकि आप लोग 11th में पढ़ के आए थे, है ना, याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अभी समझ लेंगे। तो क्या है, देखो डेट इक्विटी का मतलब क्या है। डेट अभी बता दिया, बोरोड फंड, इक्विटी मतलब ओनर का फंड। तो दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है, देखिए। कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बट डेट इज मोर रिस्की देन इक्विटी। होता क्या है ना, कभी भी आप बिजनेस में एंटर करते हो तो आपके पास आता है कि यार मैं अपने घर पे रखे हुए 50 लाख रुपए लगा लूं, या फिर मैं बाहर से कहीं से लोन ले लूं। अब आपको ना ऐसी सिचुएशन में क्या लगेगा, यार मैं खुद का ही पैसा लगा लेती हूँ, क्योंकि जो है इस पर मुझे कम से कम इंटरेस्ट तो पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो डेट होता है वो लोअर है, उसकी कॉस्ट लोअर है देन इक्विटी। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी किसी के घर में ना 50 लाख रुपए पहली बात तो होते नहीं है, ठीक है। जब हम इक्विटी की बात करते हैं, इसका नाम भले ही ओनर है बच्चों, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है इक्विटी मार्केट, यानी कि कैपिटल मार्केट से आप अपना पैसा रेज करते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कैपिटल मार्केट से अगर पैसा आप लेकर आते हो तो ठीक है, नो डाउट आपको वहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, बट डिविडेंड तो आपने फ्यूचरिस्टिकली उनको देना ही पड़ेगा ना। और उनके जितना आप उस चीज़ को डिले करते हो ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती है, ठीक है। और इन केस आप नहीं भी देते हो तो आपकी इक्विटी की मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन चली जाएगी, फिर आपको अनदर मतलब एक अलग तरह का लॉस और एक ट्रॉमा आप वहाँ पे फेस करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है, जनरली बोला गया है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली, क्योंकि मैंने कहा ना अगर मैं खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो शायद वहाँ पे जीरो इंटरेस्ट आने वाला है, ओके। बट उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो आप इकोनॉमिक्स में अपने हायर एजुकेशन में देखोगे कि अगर घर का रखा हुआ पैसा भी अगर आप यूटिलाइज करते हो तो भी आप एक कॉस्ट बेयर करते हो, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ओके। सो कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट डेट इज ऑलवेज मोर रिस्कियर देन द इक्विटी फंड। रिस्की क्यों है? क्योंकि यहाँ आपका परमानेंट एक फिक्स चार्ज जो है वो वहाँ पे आपका बन चुका है, यानी कि ब्याज आपको देना ही पड़ेगा, नो मैटर योर कंपनी इज रनिंग इन द लॉसेज और द प्रॉफिट। आप डेट को स्किप, इंटरेस्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि डिविडेंड होल्डर्स को तभी भी आप कह सकते हो कि यार इस साल नहीं, हम अगले साल दे देंगे, अगले साल नहीं, हम उससे अगले साल दे देंगे, या हम जो है पैसा यहाँ इस प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर रहे हैं, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। नेक्स्ट है लेंडर। ये पहला पॉइंट आपने देख लिया कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो ज़्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, एंड लेंडर ओनर रिस्क, ये रिपीट हो रहा है। लेंडर अर्न एज अश्योर्ड इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने बता दिया आपको कि जो लेंडर का मतलब यहाँ पे फिर से डेट फंड को बोला जा रहा है कि जो डेट फंड होता है उनको आपने इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है, साथ ही साथ उनका जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है, रीपेमेंट मतलब कुछ टाइम के बाद उनका जो भी इक्विटी आपने रेज किया, सॉरी कैपिटल आपने जो रेज किया होगा वो आपने रीपे करना होता है, ठीक है, जिसको हम रिडेम्पशन बोलते हैं। अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर भी है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देन इंटरेस्ट ऑन डेट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, यानी कि आप जब ब्याज भरते हो ना तो आपका अगर आपने अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर किया होगा, अगर नहीं भी किया तो भी एक कॉमन सेंस की बात है, टैक्स हम हमेशा सबसे लास्ट में पे करते हैं, उससे पहले हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट पे कर चुके होते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम चला जाता है। सपोज आपके पास 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, आपका जो ब्याज है वो 20% है, तो अब आपका 20 आप रुपीज़ आप डिडक्ट करोगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा? प्रॉफिट 80 रुपये बचने वाला है। तो आप जो टैक्स पे करने वाले वो 80 रुपीज़ पे करने वाले हो। तो ये एक बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। दैट इज मोर रिस्कियर एंड डिफॉल्ट विद रिस्क, ये ठीक है, ये सारे रिपीट हो रहे हैं पॉइंट्स। अब आते हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ये भी जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी तरीके से आपका ये जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। है क्या? पहले तो इसके नाम समझिए। इसको हम फाइनेंशियल लेवरेज भी कहते हैं, इसको हम कैपिटल गियरिंग भी कहते हैं, इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। देखिए, आपने पैसा रेज कर लिया, मान लो कुछ पैसा आपने इक्विटी से कर लिया, कुछ पैसा जो है आपने डिबेंचर फंड से कर लिया। दोनों ही केसेस में क्या होने वाला है कि आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी कि मेरे को जो है इतना प्रॉफिट या इतना रिटर्न जो है मेरी इन्वेस्टमेंट पे आ जाना चाहिए। अब जब तक वो रिटर्न अगर आपको मिलने वाला है, उसकी गारंटी है, उसकी श्योरिटी है, तब तक तो सिचुएशन रहती है सही। लेकिन
लेकिन अगर ये वाइस वर्सा सिचुएशन चली जाए, सपोज आपने अज्यूम किया था, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम आपका 10% रिटर्न आने वाला है, लेकिन आपका असल में जो रिटर्न आया, ठीक है, वो आपका सिर्फ बनता है 5%, तो यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं एप्लीकेबल होगा। अभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है क्या? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये कहता है कि जब जब आप इक्विटी से फंड रेज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप डेट फंड से अगर बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं, ऐसे ये नहीं करना, अगर ये मेरा डेट फंड है और ये मेरा इक्विटी फंड है तो ऐसे नहीं करना। लेकिन अगर ये इक्विटी फंड है और ये डेट फंड है और धीरे धीरे मैं यहाँ तक बढ़ा रही हूँ, जब तक कि 2:1 से का रेशो ना हो जाए, यानी कि अगर डबल तक तो नहीं करना आपने, ठीक है। डबल अगर ये सिचुएशन हो गई तो सिचुएशन आपकी गलत है, यानी कि अगर आपका डिबेंचर जो डेट फंड है वो डबल चला गया इक्विटी के, तो रिस्क आपने बहुत ज़्यादा ले लिया। उससे पहले की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जितना आप अपने इक्विटी के साथ में, इक्विटी फंड के साथ में अगर आप धीरे धीरे डेट फंड को बढ़ाते जाते हो ना, तो इससे इक्विटी वालों की वैल्यू मैक्सिमाइज होती है। अब आप बोलोगे कि मैम ये आप क्या बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपको प्रैक्टिकली इसको दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहले मैंने आप तब तक के लिए आप सिर्फ मीनिंग समझ लीजिए कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में धीरे धीरे अपना फिक्स्ड कॉस्ट आपके कौन कौन से होते हैं, आपके प्रेफरेंस शेयर, आपके डिबेंचर होल्डर और आपके लॉन्ग टर्म लोन, इनको अगर आप बढ़ाते जाओगे, इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी कि आप इक्विटी के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। यानी कि इक्विटी तो आपने लिया ही लिया हुआ है, साथ के साथ वो चीज़ें जहाँ पे फिक्स आपका इंचार्ज एक्सपेंस बना हुआ है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन और प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको आपने पेमेंट करनी होती है, वो अगर आप बढ़ाते जाते हो प्रपोर्शन, इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, अब इन्होंने एक एडवाइस दी है यहाँ पे। ये एडवाइस शायद हो सकता है आप लोगों को अभी समझ में ना आए, लेकिन फिर भी सुन लो। एडवाइस ये है कि इट इज एडवाइजेबल टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी व्हेन it is advisable to use trading on equity when the rate of earning is greater than the rate of dividend payable on preference shares and the rate of interest payable on debenture। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि भैया आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तब तक करिएगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तब तक करिएगा जब तक आपका ये जो ROI है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, जब तक ये ज़्यादा है किससे, आपके डेट फंड से या आपके किसी भी फिक्स चार्ज से, जब तक ये इनके ऊपर जो पे करने वाला जो आपका इंटरेस्ट है उसका भी कुछ ना कुछ रेट होगा। सपोज करो ये जो रेट है 6% और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा आता है इस फील्ड के अंदर 10%। अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो चीज़ें सही चल रही हैं, तब तक आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करिए। लेकिन अगर सिचुएशन हो जाती है ये, तो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपको लॉस आने वाले हैं। अगेन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी हम न्यूमेरिकल से देखेंगे तो आपको चीज़ें सारी जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आपको बता देती हूँ क्या कैसे कैसे होने वाला है। ये देखिए, एक 3 सिचुएशन हमने यहाँ पे ले ली है, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1 क्या है कि हमने 50 लाख रुपए चाहिए थे, हमने क्या किया, सारा का सारा पैसा हमने इक्विटी कैपिटल से उठा लिया। क्लियर? कितने शेयर्स हैं? 5 लाख शेयर्स हैं 10-10 रुपए के, और यहाँ पे टैक्स रेट आपका रहने वाला है 30%। और मुझे पता है कि मेरी जो अर्निंग आने वाली है साल के एंड में वो 7 लाख रुपए है, ठीक है। 7 लाख रुपए और मुझे पैसे कितने चाहिए, 50 लाख। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है ना, आपने यही कैलकुलेट करना है क्या कि अगर मेरी कैपिटल मुझे चाहिए 50 लाख और उस पर मैं श्योर हूँ कि मेरी 7 लाख रुपए की कमाई आने वाली है, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट किया ही होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक सेकंड कैलकुलेट नहीं किया है, वेट, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेट है ये आपकी आती है 14%, ठीक है। तो 14%, और मैंने अभी आपको समझाया था कि जब तक आपकी जो रेट है वो आपने कंपेयर करनी है सबसे पहले अपने फिक्स चार्ज से। तो अभी इस वाले सिचुएशन 1 के अंदर तो मुझे कोई फिक्स चार्ज नज़र ही नहीं आ रहा, तो मैं किससे कंपेयर करूँ? कुछ भी कंपेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको,
ठीक है, ये पहली सिचुएशन आपकी हो गई। दूसरी सिचुएशन में कहा क्या गया है कि सिचुएशन 2 वो हो गई जहां पे आपको फिर से 50 लाख रुपए की जरूरत तो है, आपको 50 लाख रुपीस चाहिए तो, लेकिन आप कैसे फंड रेज करने वाले हो, आप 40 लाख रुपए इक्विटी से लोगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या बढ़ाने वाले हो, डेट बढ़ाने वाले हो, 10 लाख रुपए आप वहां से अरेंज करोगे। ठीक है, देन थर्ड सिचुएशन थर्ड कहती है कि 50 लाख रुपए तो हमें चाहिए, लेकिन इस बार हम 30 लाख रुपए यहाँ पे इक्विटी से लेंगे और 20 लाख रुपए हम यहाँ से लेंगे डेट से। तीनों ही सिचुएशन में बच्चों टैक्स आपका सेम रह रहा है 30%, और जो आपकी इनकम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख रुपए का प्रॉफिट आपकी कंपनी ने अर्न कर लिया है। अब देखिए इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, ये देखिए। अब यहाँ समझिए, पहली सिचुएशन थी 7 लाख रुपए थे, 7 लाख रुपए के आपने 30% आपने टैक्स पे कर दिया, अर्निंग बची 4,90,000। 4,90,000 किसको मिलने वाला है, उन इक्विटी होल्डर्स को जिनके पास इक्विटी शेयर्स थे कंपनी के। तो कंपनी के इक्विटी शेयर्स यहाँ पे सिर्फ 5 लाख लोगों के पास थे, 5 लाख शेयर्स हमने रीइश्यू किए हुए थे, तो यहाँ पे उनकी अर्निंग आती है 0.98%। सिचुएशन 2 देखिए, 7 लाख रुपए यहाँ पे भी अर्निंग आई थी, उसमें से क्योंकि आपने 1 लाख रुपए के जो है डिबेंचर इश्यू किए थे, उस पर आपने 10% का ब्याज भरा है। 10% का ब्याज भरने के बाद कमाई आपकी बचती है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए पे आप 30% टैक्स देंगे तो आपकी इनकम बचती है 4,20,000। अगर 4,20,000 रहेगी, 4,20,000 किनको मिलने वाला है, ये उन 40 लाख रुपए वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है जिन्होंने ये इक्विटी होल्ड किया हुआ था। तो उनकी अर्निंग आती है हमारे पास 1.05। सिचुएशन 3 देखिए, यहाँ पर भी 7 लाख रुपए का अर्निंग आपकी थी। इस बार क्योंकि आपने 20 लाख रुपए अपने डेट फंड से उठाए हुए थे, तो आपने यहाँ पे 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ गया। इंटरेस्ट अगर पे करना पड़ गया, उसके बाद जो इनकम बची उस पर टैक्स भी पे करना पड़ा। टैक्स पे करने के बाद आपके पास हाथ में बचे हुए हैं 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए अब किसको मिलने वाले हैं, फिर से इक्विटी होल्डर्स को मिलने वाले हैं। सिचुएशन 3 में इक्विटी होल्डर कितने थे हमारे पास, सिचुएशन उसमें इक्विटी होल्डर थे हमारे 3 लाख। ठीक है, सो अगर 3 लाख लोगों में ये प्रॉफिट में बांटने वाली, तो उनका अर्निंग आप देखिए 1.16 आपका यहाँ पे पहुंच गया। तो आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जितनी बार हम हर एक सिचुएशन में यहाँ पे अपने डिबेंचर्स को बढ़ाते जाते हैं। सिचुएशन 1 में हमने क्या किया था, सिचुएशन 1 में हमारे पास 0 आपका डिबेंचर्स थे, यहाँ पे 0% डिबेंचर था, यहाँ पे आपका 10 लाख रुपए आपने डेट से कलेक्ट किए हुए थे, दूसरे सिचुएशन में 20 लाख। तो जैसे जैसे आपका डेट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो आपकी ईपीएस है, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी कि इक्विटी होल्डर्स की जो अर्निंग है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रेज होती हुई जा रही है। इसी को बोलते हैं आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, as we are increasing the share of debenture fund or debt fund into our capital proportion, the earning per share given to equity holder will be increasing simultaneously। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ तब तक होगा जब तक हमारी ROI जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करी थी 14%, वो अगर ज़्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में हमने कितना लिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया हुआ था 10% कि हम जो अपने डिबेंचर्स हैं उनको हम 10% ब्याज देंगे। जब तक ये सिचुएशन रहेगी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन दे दूँ, दूसरी सिचुएशन का मेरा मतलब आपका जो ROI है वो आपका सपोज करो 10% है, और जो आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो वो भी आपका क्या है 10% है। तो ऐसे में कभी भी कोई ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपको यकीन ना आए तो आप एक काम करना, आपको इस कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए चाहिए थे बिजनेस को रन करने के लिए, आप इस पे 10% का ROI अज्यूम कर लीजिए, यानी कि आप अज्यूम करना कि मेरा जो EBIT होगा वो 5 लाख रुपए होगा, और ये सेम क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करना। आपका जो रिजल्ट आएगा ना, ये जो हमने निकाला था फाइनल में EPS, ये सभी का सेम आता जाएगा। ठीक है, EPS जो है आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके ROI और आपके इंटरेस्ट रेट में कोई डिफरेंस ही नहीं था।
तो यानी कि पैसा, ये तो वही बात होगी, कान में ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। यानी कि जितना मेरे को प्रॉफिट देना है अपने ईपीएस यानी कि शेयर होल्डर्स को, उतना है मुझे ब्याज भरना अपने डिबेंचर होल्डर्स को, तो कहीं पे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर सिचुएशन इससे रिवर्स चली जाती है, रिवर्स कैसे, रिवर्स में आप बोले तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो मेरा आरओआई है वो यहाँ पे 10% आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और मेरा आरओआई का मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देती हूँ कि मेरा आरओआई जो रहेगा वो रहेगा लेट्स सपोज 6%। अगर ये सिचुएशन आती है तो आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट तो लगेगा, बट इनोवर्स लगेगा। यानी कि जैसे जैसे आप डिबेंचर्स यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे अपने टोटल कैपिटल फंड के अंदर, वैसे वैसे आपका ईपीएस जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, आगे आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि फ्रॉम द अबोव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट विद द डेट कंपोनेंट विच हैज अ चीपर रेट देन द नॉर्मल रेट। इन्होंने बोला है कि जब तक हम एज्यूम कर रहे हैं कि डेट जो है सस्ता पड़ता है रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, अगर मेरी इस क्वेश्चन के अंदर अगर डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% था, तो रेट ऑफ रिटर्न मैंने 14% लिया हुआ था। जब तक ये वाली सिचुएशन आती जाएगी तो शेयर होल्डर्स यहाँ पे बेनिफिट होंगे। कैसे बेनिफिट होंगे, उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इस तरीके से ही आंसर यहाँ पर लिखकर आना होता है। आप लोग क्या करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हो और कंक्लूजन लिखना भूल जाते हो, तभी आपके मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होते हैं। तो कोशिश करिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहां पे आप इसको अच्छे से लिखना। अब इन्होंने पूछा है कि भाई बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बेस्ट आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वही है जहाँ पे मेरी अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाए और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन एक चीज़ इन्होंने बताई है शॉर्ट में, मैं आपको बता देती हूँ कि एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो प्रॉफिटेबल भी हो और जहाँ पे जो रिस्क भी है ना मेरा, उसको भी मैं मिनिमाइज कर सकूँ। ठीक है, यानी कि रिस्क भी नहीं है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक आ रहा है, तो ये मेरा माना जाता है बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। अब अगर मैंने इतनी देर से आपको मैं बताया जा रही हूँ कि मुझे पैसा जो है रेज करना है, रेज करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस है, आप इक्विटी से भी रेज कर सकते हो, आप डेट से भी फंड रेज कर सकते हो, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल है। ये है हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जब मैं बोलती हूँ कि मुझे इक्विटी मार्केट से इक्विटी शेयर्स को ले लेना है या फिर किसी से डिबेंचर्स यहाँ से खरीद लेने हैं, तो क्या ये इतना इजी होता है या कुछ और भी चीज़ें जो डिसीजन मेकिंग के वक्त आपको ध्यान में रखनी होती है? सो द आंसर इज बहुत सारे अनलिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। हमारी बुक के अंदर ही कुछ 10-12 तो कवर हो ही रखे हैं। आपको एग्जाम में जनरली चॉइस दी जाती है, लेकिन बुक में जितने भी गिवन है आप एटलीस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है बच्चों केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो ये बोलेंगे कि इसमें कौन सा फैक्टर आपको दिखा वो बताइए, तो इसलिए आपका जरूरी है एटलीस्ट समझना कि कौन कौन से फैक्टर यहाँ होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने बताया है कैश फ्लो पोजीशन। भाई मेरा बिजनेस ऐसा है, कैश बढ़िया चलता है, यानी कि मेरे पास आपका कैश इनफ्लो जो है वो काफ़ी बना रहता है, यानी कि जल्दी जल्दी सेल हो जाती है, कितना कोई उधार भी नहीं करता, ऐसा कोई बिजनेस है। तो ऐसे में तो मेरे डेट फंड लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि उनको आपने पे करना होता है इंटरेस्ट, और अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो यानी कि आपके पास पेमेंट करने के लिए कैश है, तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो इस केस में आप कह सकते हो कि जो डिबेंचर्स का मेरा फंड रहेगा वो थोड़ा सा कम रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना हर किसी का अपने एक एक फैक्टर को देखना है और उसका डिसीजन आपने ध्यान रखना है कि विच वन इज बेटर है। तो उन्होंने कहा है कि फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस अगर आप हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है फिक्स एसेट्स में, आपको डेट सर्विस कमिटमेंट अगर आपको प्रोवाइड करनी है, यानी कि वही जो मैंने इसको बोलते हैं डेट सर्विस कमिटमेंट का मतलब यहाँ पे है जो आपने इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर आपको ये सब चीज सिचुएशन आपको लग रहा है कि मेरे बिजनेस में बनी हुई है, तो आप यहाँ पे जो है डेट फंड से रेज कर सकते हैं पैसा, अगर इक्विटी कैश फ्लो पोजिशन जो है वो आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ लिखा ना कि इफ देर इज सफिशिएंट कैश देन डेट कैन बी यूज्ड, इसको कैन कर लीजिएगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? आपके अकाउंटिंग रेशियो के अंदर भी फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या था आप लोगों को अगर याद आ रहा है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। वही सेम रेशियो यहाँ पे यूज करनी है। अब आप देखिए, अगर आपके पास अर्निंग बहुत ज़्यादा है
तो आप आराम से ये फिक्स इंटरेस्ट कवर कर पाओगे, है ना। तो आपने ये सेम चीज़ यहाँ पे देखनी है कि अगर आपको लगता है कि हमारे बिजनेस के अंदर या तो जहाँ से मैंने डेट फंड उठाया है वहाँ पे या तो मेरा इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मेरा EBIT है, इनके प्रॉफिट मेरे बिजनेस में काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। दोनों ही केसेस में आप यहाँ पे डेट फंड यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं करना है। यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट कवरेज का जो रेशियो आता है वही मेरा 1 टाइम्स आता है, जो कि यूजुअली 6 टाइम होना चाहिए, ठीक है। आइडियल रेशियो आपका 6 टाइम होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर ठीक से अकाउंटिंग रेशियो। तो अगर ये 6 टाइम से कम है तो आप इक्विटी फंड की तरफ जाइएगा। मेरा बिजनेस में जो इंटरेस्ट रेट है जो मैं डिवेंचर होल्डर्स को देती हूँ वो बहुत ज़्यादा ही है और इतना नहीं मेरे पास प्रॉफिट आने वाला। अगर प्रॉफिट आने भी वाला है तो इतना जल्दी नहीं रिकवर मैं करने वाली हूँ, तो आप वहाँ पर इक्विटी फंड की तरफ जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी सेम है, मैंने आपको पहले बताया था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हमने पढ़ लिया था। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डेट जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम रहती है तो आप जो है डेट फंड ले लीजिएगा, नहीं तो नहीं लेना है, आपको इक्विटी की तरफ ही चले जाना है। ओके, नेक्स्ट है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि जितने भी आपके जैसे कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, नॉन कैश एक्सपेंसेस हो गए, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन हो गया, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको पे करना मैंडेटरी है, ठीक है। कंपनी एक्ट के अंदर भी और आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपने ये फंड चीज़ें जो है पे करनी होती है। तो अगर आपको लगता है कि ये पेबिलिटी जो है मेरे अंदर, कैपेसिटी जो है कंपनी के अंदर वो है, इजीली हम उनको पे कर सकते हैं, तो आप डेट फंड की तरफ जा सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप फिर से यूजुअली जो है आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप यहाँ पे इक्विटी फंड की तरफ ही डाइवर्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का क्या मतलब होगा यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ डेट बहुत सिंपल है, अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा है तो इक्विटी की तरफ जाना है, अगर कॉस्ट ऑफ डेट जो है यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है बहुत लो है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं अपने डेट की तरफ। टैक्स रेट, टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है डेट के अंदर। अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है, आप चाहते हो कि मेरा टैक्स कम आए, ठीक है, तो आप डेट फंड ले लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं तो फिर आप इक्विटी फंड की तरफ जा सकते हैं। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऐसा नहीं कि इक्विटी रेज करने का कोई कॉस्ट नहीं होता, वो तो अलग चीज़ है कि आप उनको डिविडेंड प्रोवाइड करते हो, प्रॉफिट प्रोवाइड करते हो, लेकिन उसके अलावा भी जब आप इक्विटीज़ को रेज करते हो ना तो बहुत सारी फ्लोटेशन कॉस्ट आती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, आपने कंपनी को पता नहीं कहाँ कहाँ रजिस्टर करवाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी सेबी की ऑब्लिगेशंस होती हैं, अंडर राइटिंग कमीशंस होते हैं, ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस बनवाने पड़ते हैं, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अगर वो आपको लगता है कि इक्विटी को फंड को रेज करने का कॉस्ट ही मेरा बहुत ज़्यादा है, देन उस केस में आप जो है डेट फंड में जा सकते हैं। अगर लगता है वो कम है तो आप यहाँ पे इक्विटी को यूज़ कर सकते हैं। देन फ्लोटेशन कॉस्ट वही है जो ये ऊपर हमने आपको बताया था कि आपको कभी भी कोई भी पब्लिक इशू का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको फंड रेज करने के लिए बहुत सारे अलग जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे एक ऑब्लिगेशन तो आप समझते होंगे प्रोस्पेक्टस बनवाना, वो एक इतना ईजी टास्क नहीं होता, बहुत डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे अगर खर्चे आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है तो आप डेट फंड की तरफ आ जाइए। अगर आप उनको इजीली बेयर कर सकते हो तो आप इक्विटी फंड में, स्टॉक मार्केट में आप जा सकते हो। देन रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क हमने पहले ही पढ़ा था, रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। देखिए रिस्क दोनों में ही ज़्यादा होता है बट डेट में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डेट में मैंने कहा ना इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है, आप मना नहीं कर सकते। तो अगर आपके बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है तो आप डेट फंड को ऑलरेडी अवॉइड करिएगा, क्योंकि उसमें एक और रिस्क बढ़ जाएगा। अदरवाइज आप इक्विटी की तरफ, डेट फंड की तरफ जा सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा बहुत वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि कुछ पैसा यहाँ से उठा लीजिए, कुछ पैसा यहाँ से, कुछ पैसा यहाँ से। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेट भी थोड़ा थोड़ा अपने इक्विटी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। आप नहीं चाहते, या फिर कई बार ऐसा भी होता है ना, ओनरशिप को लेकर भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर मेरे और इक्विटी होल्डर्स अब आएंगे मार्केट के अंदर, मेरी कंपनी के अंदर, तो मेरी ओनरशिप जो है वो डिवाइड होती जाएगी। यानी कि पहले डिसीजन मेकिंग 50% शेयर मेरे पास से अब बढ़ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, तो आपके पास जो पावर थी 50% की वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगी। अगर आप उसको गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर आपको डेट फंड की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल भी इस पॉइंट को आप कह सकते हो, सेम ही है पॉइंट दोनों। तो ये थे आपके बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग योर चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत ही लंबा टॉपिक था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब देखिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिसीजन की। अभी तक जो आपने ये पढ़ा ना सारा का सारा, ये सारा आपका कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? हम पढ़ रहे थे फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला बच्चों इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में याद रखिएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन ही वो डिसीजन है जहां आपने ये देखना है कि पैसा मैं कहाँ से रेज करूं, मैं इक्विटी फंड से रेज करूं या मैं बोरोड फंड से रेज करूं। यही सारा फाइनेंसिंग डिसीजन है। यानी कि जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है या आपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये सारा का सारा फाइनेंसिंग में आता है। एग्जाम में ना एक प्रॉब्लम बहुत होती है आप लोगों के साथ, आपके पास जब केस स्टडी आती है आप लोग समझ नहीं पाते हो कि मेरी ये केस स्टडी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रही है या फाइनेंसिंग की। तो आपने कैसे समझना है, अगर इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बैंक लोन, बैंक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, ये सारे वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं, यानी कि लाइबिलिटी साइड अप्रोच की बात अगर क्वेश्चन के अंदर जा रही है, तो आपने समझना है कि क्वेश्चन में फाइनेंसिंग डिसीजन की बात डिस्कस हुई है। ठीक है। और जो फैक्टर आपने ढूंढने हैं अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, वो यही ढूंढने जो अभी हमने पढ़े थे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर एसेट्स, मशीनरी, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल, टेंजिबल, इनकी अगर बात हो रही है, तो ये आपका डिसीजन कौन सा होगा, इन्वेस्टिंग डिसीजन होगा। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखने हैं। अब आगे आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। चलिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, देखिए, it is related with the investment of fund in different assets of organization. Decision for investment in fixed asset are called long term investment, जिसको हम capital budgeting decision भी कहते हैं। और अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं करंट एसेट्स के अंदर, तो इनको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन के बारे में इनका अनदर टर्म आप कह सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके एसेट्स की बात करता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म के एसेट्स में, अगर जैसे कि मैंने कहा बिल्डिंग होगी, लैंड हो गई, मशीनरी होगी, ये लॉन्ग टर्म है, एसेट है, तो इनको आप बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, तो बजट एक ऐसा वर्ड, बजट एक आप ऐसा वर्ड भी याद रख सकते हो जो आपको केस स्टडी में मिल सकता है। वहीं अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है करंट एसेट्स के अंदर, तो आप इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म डिसीजन या फिर आपका वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो ये दोनों ही डिसीजन आपके एसेट्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के आते हैं। मोर ओवर आपके फैक्टर्स जो रहते हैं फाइनेंसिंग वाले और ये वाले कहीं ना कहीं सिमिलर ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी कुछ। तो जैसे कैश फ्लो एक ऐसा, कैश फ्लो, रिटर्न, ये सारे ऐसी चीज़ें जो आपको हर एक में मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप डिविडेंड डिसीजन की बात करो, चाहे आप इन्वेस्टिंग की बात करो, या आप अपना फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करो, तीनों में आपको ये आपका फैक्टर है। जैसे यहाँ पे इसने बोला है कि कैश फ्लो आपके बिजनेस का कैसा है वो मैटर करता है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है आपके यहाँ पे बिजनेस के अंदर वो मैटर करता है कि मैं पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे, कौन सी एसेट में करूँ, इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड क्या है, मेरे पास पैसा है तभी तो मैं सोचूंगी ना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूँ या शॉर्ट टर्म में करूँ, पैसा है नहीं, आप कैसे डिसीजन लोगे। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्लांट खरीदने वाली हूँ, उस प्लांट से मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने वाली है और सेल बढ़ जाएगी, और सेल की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है, और मुझे पता है कि ओवरऑल ये सब घूम घूम के मुझे 12% का प्रॉफिट आने वाला है। लेकिन जो पैसा मुझे रेज करना है वही मेरा यहाँ पे 15% की रेट पे मैं उसको इंटरेस्ट की रेट पे इसको रेज कर रही हूँ। तो आपने ये देखना पड़ेगा ना कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ वहां से कितनी रिटर्न आने वाले हैं, और जो उस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मैंने रेज किए हैं वहां पे क्या दिक्कत है, वहां पे कितना रिस्क है, एंड रिस्क इन्वॉल्व। तो ये सारे आपके फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं। अब हमने पढ़ा था कि फिक्स कैपिटल में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो यही है। तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होगा, इट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन द फिक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट आर कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड अफेक्ट द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात समझिएगा कि ये जो आप जब आप फिक्स कैपिटल का फायदा तो मैं बता दूं, ये आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही है। ठीक है, ये कुछ और नहीं है, ये आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही है, सेम ही है, ये कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं ना, तो वहां पर आपको बिजनेस की ग्रोथ को ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान रखना पड़ता है, और रिस्क को ध्यान रखना पड़ता है, किसमें, लॉन्ग रन में। क्योंकि आज अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो आप उसको अगले साल तो बेचने नहीं वाले। ठीक है, आप कुछ ना कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, कैसे भी आप इसको यूटिलाइज करने वाले हो। तो आप जब इस तरह के बड़े फंड वाले लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट आप करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपने फ्यूचर की ग्रोथ, फ्यूचर में क्या हो सकता है, हर फैक्टर को आपने ध्यान में रखना होता है। ठीक है, इसीलिए आपके जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, क्योंकि इसने ये भी बताया कि क्यों, एक तो ये लॉन्ग टर्म को आपके फ्यूचर को, बिजनेस को अफेक्ट करेंगे,
दूसरा पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखा है आपका, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, और उस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये डिसीजन आपके इरिवर्सिबल है नेचर में। आप फिर से आप वापस थोड़ी जा सकते हो पास्ट में कि अब मैं इन्वेस्टमेंट निकाल लूँ या कुछ भी करूँ, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये कोई डे टू डे रूटीन का डिसीजन नहीं है, लॉन्ग टर्म का डिसीजन होता है। तो अब बात करें फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे कि मैं अपनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है कहाँ से कंप्लीट करूँ। आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। मशीनरी वगैरह में एक बार इन्वेस्ट करते हो और वो 10-15 साल तक आपका चल जाता है नॉर्मली, यूजुअली, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस आपका बहुत मैटर करता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, छोटा सा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, या ई कॉमर्स बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो बहुत लार्ज स्केल पे है और आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो, खुद आपने फिजिकल एसेट्स हैं, परफेक्ट आपकी लोकेशंस है, तो आपको फिक्स एसेट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टेक्निक कैसी आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो आपका पैसा यहाँ पे बचेगा। लेबर इंटेंसिव अगर आप यूज़ कर रहे हो टेक्निक, तो आपको वेजेस देने होंगे, बाकी जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और पता नहीं क्या क्या आपकी स्टैट्यूटरी जो आपकी कंडीशंस होती है वो भी फुलफिल होंगी, तो वहाँ पे आपको फिक्स कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अगर आ जाता है आपके बिजनेस में, तो अगेन फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा रहेगी। ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ग्रोथ पर्सपेक्ट अगर आप फ्यूचर में आपको लग रहा है कि इस बिजनेस में और ज़्यादा यहाँ पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, अदरवाइज आप कम में काम चला सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, आप सोच रहे हैं कि मुझे और भी ज़्यादा फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है, और ज़्यादा जगह मेरी इंडस्ट्रीज़ में लेकर जाना है अपने बिजनेस को, तो आपको फिक्स एसेट्स की ज़रूरत ज़्यादा होगी, अदरवाइज कम रहेगी। कोलैबोरेशन करने के लिए, जैसे जॉइंट वेंचर आपने सुना होगा, मर्जर सुना होगा, एक्विजिशन सुना होगा, अगर ये सब डिसीजन आप फ्यूचर में लेने वाले हो तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, अदरवाइज ये कम ही रहेगी। तो ये थे आपके फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, ओके, यानी कि कैपिटल बजटिंग। अब आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल हमें देखो, वर्किंग कैपिटल वैसे भी हम लोगों को अकाउंट्स के अगर स्टूडेंट्स अगर आप है तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और जनरली वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि मेरे पास जितने भी करंट एसेट हैं और ये करंट लायबिलिटी है, क्या मैं इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को रिकवर कर सकती हूँ कि नहीं। जैसे मान लो मैंने स्टॉक खरीदा, ठीक है, मैंने स्टॉक उधार पे खरीदा, स्टॉक मैंने खरीदा था 1 लाख रुपए का, ठीक है, और मैंने उधार लिया था, क्रेडिटर्स होंगे, वो भी करंट लायबिलिटी होती है। तो आप देख रहे हो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जब तक मैच कर रही होती है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिनेरियो उल्टा चला जाता है कि आप उधार तो लिए जा रहे हो लेकिन एसेट आपकी कोई बन नहीं रही है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। और ये जो वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है, ये आपको यही समझाता है कि क्या आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कोई मिसमैच तो नहीं क्रिएट हो गया है, आपके ऊपर कोई बर्डन तो नहीं आ गया है, वो आपने देखना होता है। तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जो आपको बताता है कि आपने करंट एसेट्स में यानी कि डे टू डे यूज़ के लिए कितना फंड आपने यहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ से करना है, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल क्या होंगे। सबसे पहले नेचर, ये सेम है जो आपने पीछे पढ़ा था, थोड़ा सा सेम ही रहेगा, कुछ कुछ पॉइंट आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं जो हमने कैपिटल बजटिंग में करी थी, हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन। जैसे मेरा आज या एक हफ्ते की मैं बात कर रही हूँ ना, तो वैसा वाला आपने डिसीजन लेना है। अब मान लो मेरा बिजनेस चल रहा है, मुझे सोचना है कि एक हफ्ते के लिए मेरे पास सफिशिएंट पैसा है कि नहीं, या फिर जो मेरे पास पैसा है, मान लो मेरे जेब में 2 लाख रुपए हैं, क्या ये मेरे बिजनेस के लिए एक वीक के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, ऐसे आप सोचो। अब आप सोचो पहला डिसीजन क्या लेना आपका कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। मैंने कहा था अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में क्या होता है, आप इधर से सामान खरीदते हो और इधर से आपने बेच दिया, ये ट्रेडिंग है। यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल खरीदना होता है, सप्लायर्स कभी कभी उधार नहीं देते, आपको कभी कभी कस्टमर को उधार देना पड़ जाता है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। देन स्केल ऑफ ऑपरेशन, छोटा बिजनेस है, छोटे वर्किंग कैपिटल, थोड़ी वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। लार्ज स्केल बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा आपको बिजनेस में पैसा चाहिए होगा। सीजनल फैक्टर, आपने देखा कुछ कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनकी डिमांड जो सीजनल बहुत ज़्यादा आती है, तो अगर वो सीजनल कौन सा है उस टाइम पे अगर आपको पता है कि मेरे बिजनेस का ये सीजन है, जैसे कि वुलन क्लॉथ की जो डिमांड आती है वो सर्दियों में आती है, विंटर्स में आती है, तो नवंबर ऑनवर्ड इनके रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल अगर बहुत छोटा सा साइकिल है, यानी कि एक हफ्ते में सामान आ भी जाता है, रॉ मटेरियल आया, कन्वर्ट हो गया, सामान बिक भी जाता है,
तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि अगर आपको सप्लायर से 1 हफ्ते का अगर उधार मिल गया होगा तो आपने वो सेल से पैसा कलेक्ट किया होगा और अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी होगी और अपना प्रॉफिट भी अर्न कर लिया होगा। तो प्रोडक्शन साइकिल आपका कितना लंबा है, कितना लेंथी है, वो भी मैटर करता है। देन आपको लोग कितना उधार देते हैं और आप लोगों को कितना उधार देते हैं, ठीक है, आपको अलाउड कितना होता है और आप दूसरों को कितना अवेलेबल कराते हो, वो भी यहाँ मैटर करता है। रॉ मटेरियल कितना इजीली मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, तो कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में क्या होगा, आपने जो भी सप्लायर की टर्म्स एंड कंडीशन वो फुलफिल करनी पड़ेगी। और उसमें से हो सकता है एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी हो कि हम तो जी नगद माल लेना चाहते हैं, ठीक है, देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास क्रेडिट पॉलिसी यहाँ पे काम नहीं करेंगी। तो वो सारी रिस्ट्रिक्शंस भी कभी कभी यहाँ पे मेन रोल प्ले करती हैं। फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहते हो तो वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, अपना गुडविल आपको मार्केट में बनानी होगी, तो आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो ये थे आपके वर्किंग कैपिटल डिसीजन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग। फाइनेंसिंग डिसीजन को मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा रिपीट हो रहा है। हाँ, फैक्टर्स हमने नहीं देखे थे। फाइनेंसिंग डिसीजन अगर फिर भी नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने आपको जो कहा कि फंड मैंने कहाँ से रेज करना है, मैंने इक्विटी से रेज करना है या डेट से फंड रेज करना है, वही मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। फैक्टर अफेक्टिंग हम देख लेते हैं। देखिए, आपको कहाँ से फंड रेज करना है इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कॉस्ट कितनी है। मैंने कहा था डेट अगर ज़्यादा महंगा लग रहा है तो आप इक्विटी की तरफ चले जाइए, इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो डेट की तरफ आ जाइए। रिस्क भी आपको देखना पड़ेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बिजनेस में कैश फ्लो पोजीशन क्या है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, आपका कंट्रोल अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कंट्रोल देने के लिए रेडी हूँ तो डेट इक्विटी बढ़ा लीजिए, नहीं तो आप डेट की तरफ चले जाइए। और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, आपके देश के अंदर कैपिटल मार्केट जो आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो कैसा काम करता है, वो भी मैटर करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। हमने फाइनेंसिंग डिसीजन कवर कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कवर कर लिया। अब आता है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट अल्टीमेटली, यही उसका ऑब्जेक्टिव भी था, लेकिन उस पैसे को जेब में नहीं रखना होता। 2 चॉइसेस आती हैं आपके पास। पहली, आप वो पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अपने डिवेंचर आपके शेयर होल्डर्स को, और दूसरा, उस पैसे को आप रिटेन कर लीजिए क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं इस पैसे को और ज़्यादा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये आपका होता है डिविडेंड डिसीजन। और यही स्ट्रगल चलता रहता है एक्चुअली, कि जहाँ पर शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इस साल तो हमें कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलने वाला है, और आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं यार ये अगर पैसा आएगा तो हम इसको आगे फ्यूचरिस्टिकली अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही डिविडेंड डिसीजन का एक स्ट्रगल है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपके सामने आना होता है। अब हमें यही देखना है कि डिसीजन लेना कैसे है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर मीटिंग द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। कि ये जो प्रॉफिट आया है इसको मैं एज ए शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट करूं या इसको फ्यूचर की रिक्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट के लिए रखूं, यही आपका डिविडेंड डिसीजन होता है। यहाँ क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे आपको? यहाँ सबसे पहले आएगा अर्निंग। आपको लग रहा है कमाई बहुत ज़्यादा है तो कुछ बांट देते, कुछ रख लेते हैं, मुद्दा ही खत्म। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आपको लगता है कि नहीं आज मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भरमार आने वाली है, तो पैसे को रिटेन कर लीजिए। कैश फ्लो पोजीशन, अगर कैश बहुत ज़्यादा है, अननेसेसरीली ही रखा हुआ है, तो आप डिविडेंड दे दीजिए, ठीक है। शेयर होल्डर की प्रेफरेंस क्या है, उनसे भी पूछ लीजिए, क्या वो चाहते हैं, रेडी हैं गिव अप करने के लिए उनका डिविडेंड या नहीं, बाद में कलेश होगा। टैक्सेशन पॉलिसी देश की क्या है, क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है डिविडेंड बांट के, तो आप दे दीजिए, नहीं मिलता तो आप रखिए और उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में यूज़ करिए। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या है, जितनी बार आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं आपके स्टॉक मार्केट की वैल्यू यानी कि आपकी इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो आप अगर उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो वैल्यू, तो डिविडेंड दे दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अगर आज आप ये पैसा जो आपने प्रॉफिट के रूप में कमाया है आप डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं, तो क्या फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ होने वाली है फंड रेज करने के लिए? क्या आपकी कंट्री का कैपिटल मार्केट अच्छा है, ये भी आपने देखना है। कोई लीगल कंस्ट्रेंट तो नहीं है और कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट तो नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट मतलब कई बार आप कंडीशन में, जैसे होता है प्रपोज डिविडेंड, आप प्रॉमिस कर चुके होते हैं अपने शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देंगे, ठीक है, हालांकि वो एक्स्ट्रा डिविडेंड होता है। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हुआ, वैसे प्रपोज डिविडेंड इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एज सच, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किया हुआ है तो आपका जो है यहाँ पे वो भी मैटर करेगा, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन होगा। तो ये हमने चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। चैप्टर कैसा लगा, वीडियो पूरी समझ में आई या कोई कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए है तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।